शुरू करें बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनर्जी फील्ड हो जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करें बेटा। फॉलिकुलर एट्रेजिया है तो डिजनरेशन फॉलिकल का होगा, उसके नाम में ही है। ठीक है, अगर फॉलिकल मरेगी तो बीच का ओसाइड भी तो मर ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। ओके हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल वर्ड आया है मेंसेस से। मेंसेस का मतलब होता है समथिंग जो कि हर मंथ हो, मंथली साइकिल है। उन फीमेल्स के अंदर, ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक भी है, ये उनके लिए भी जानना जरूरी है जो मेल है, ये उनके लिए भी जानना जरूरी है कि फीमेल की बॉडी के अंदर क्या रिपीटेटिव चेंजेस हो रहे हैं। और बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिको, तो आपको इसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, यस। ओके बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक साइकिल क्या होता है, साइकिल का पहिया देखा है, बारी 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 वैसे घूमता जाएगा। तो यार ये भी हर मंथ होता जाएगा, यानी कि एक तरीके का रेपिटेटिव प्रोसेस है, बारी बारी होगा, हर मंथ होगा ये। ठीक है जी, हर मंथ होगा। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट मैमल्स में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? सारे मैमल्स में भी नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा जाता है? प्राइमेट मैमल्स में ये चीज देखी जाती है। ओके जी, प्राइमेट मैमल्स जिसमें आ जाते हैं एप्स, मंकीज, ह्यूमंस, बाकी में नहीं देखा जाता बेटा, बाकी में नहीं देखा जाता। आपको बेटा एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर याद है, कल किया था, ये आपकी पेरीमेट्रियम है, ये आपकी मायोमेट्रियम है, और बेटा ये अंदर की साइड पर इस तरीके से एंडोमेट्रियम है। मैंने वहां पर बताया था कि एंडोमेट्रियम का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो परमानेंट नहीं है, वो टूटता है नया बनता है, टूटता है नया बनता है। वो बेटा क्यों नया बनेगा? स्पर्म के इंतजार में बनेगा। उसको लगता है कि इस महीने स्पर्म आएंगे, है ना, जैसे बोलती थी ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो यार एंडोमेट्रियम को लगता है मेरा स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो मेरे में अटैच होगा। बेटा एंडोमेट्रियम की इच्छा है कि स्पर्म आए और वो अटैच हो जाए, और बेटा इसका बनना सफल हो जाए, इसकी जिंदगी सफल हो जाती है बेटा। हर महीने ये यूट्रस चाहता है कि मेरे पास एम्ब्रियो आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है? हर महीने फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना, है ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो यार हर महीने ये निराश भी हो जाता है। जब ये निराश होता है तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है और सारा माल मसाला बाहर आ जाता है, ब्लड बाहर आएगा, म्यूकस बाहर आएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बाहर आएगी। ठीक है जी, तो एवरी मंथ जब ये बाहर आता है निराश हो जाता है, बट बड़ा होपफुल है, ये बहुत ही होपफुल है, दोबारा उम्मीद करता है कि चलो अगले महीने आएंगे, मेरे करण अर्जुन अगले महीने आएंगे, तो अगले महीने फिर बनना शुरू हो जाएगा, बनेगा, इंतजार करेगा थोड़ी देर कि आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आया थोड़ा सा रोएगा और फिर टूट के बेटा आंसू बहाकर बाहर आ जाएगा। यानी कि ये पीरियड वाइज चलता जा रहा है, पीरियोडिकली बन रहा है, हर महीने बनता है, उम्मीद करता है, और उसकी उम्मीद पे जब पानी फिर जाता है तो बेटा टूट भी जाता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस क्या है? एक हर पीरियड में होने वाली पीरियोडिक शेडिंग है। पीरियोडिक शेडिंग है किसकी? एंडोमेट्रियम की। किसकी बच्चों? एंडोमेट्रियम की। फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन। मतलब एंडोमेट्रियम बन रहा है, एंडोमेट्रियम टूट रहा है। टूटने का मतलब होता है शेडिंग। टूटने का क्या मतलब होता है बच्चों? शेडिंग। और प्रोलिफरेशन मतलब फॉर्मेशन। तो एंडोमेट्रियम उम्मीद लगाता है हर महीने। बेटा कुछ अगर उम्मीद के बारे में सीखना है ना तो इससे सीखो। सबसे अच्छा शिक्षा तो तुम्हें यही देता है, सबसे अच्छी शिक्षा तुम्हें ये देता है कि यार उम्मीद नहीं हारनी, हर महीने कोशिश कर रहे हैं, हर महीने कोशिश कर रहे हो। सोचो कितना ज्यादा पैसिमिस्टिक है, लगा रहता है, लगा रहता है। जब स्पर्म मिल जाए तो भैया बढ़िया, 9 महीने तक जिंदा रहेगा ये। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो हर महीने टूटेगा नया बनेगा, टूटेगा नया बनेगा, टूटेगा नया बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी में आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेनार्क। मेनार्क क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देन लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है सिजेशन, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 टू 55 की एज में होता है ये बेटा। 10 से 12 साल की उम्र में हो जाता है लड़कियों के साथ, और ये 45 से 55 कभी भी हो सकता है। मेनार्क स्टार्टिंग, मेनोपॉज एंडिंग। ठीक है, मेनार्क स्टार्टिंग, मेनोपॉज एंडिंग। ओके जी हाँ, 50 तक आते आते थक नहीं जाता। ये एक बच्चा लिख रहा है कि हम 50 साल की उम्र तक आते आते थक जाता है। नहीं बेटा थकता नहीं, इसमें फॉलिकल खत्म हो जाते हैं। ये याद है अभी हमने किया फॉलिकुलर एट्रेजिया, बेचारे के पास 50 साल तक कुछ बचा ही नहीं, है ना, बचता ही नहीं है। तो यार फॉलिकल बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए थक हार के बिल्कुल एंड हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। हाँ जी बेटा, शुरू करें मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बेटा इमेजिन करना है आपको उस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका साइकिल 28 दिन का है। हर फीमेल का मैं नहीं बोल रही हूँ 28 का होगा, कुछ का 30 का होगा, कुछ का 35 का होगा, कुछ का 32 का होगा। हम लेकर चल रहे हैं कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ कितनी देर का है? 28 दिनों का। तो शुरू करें 1 to 28 हम यहां ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, दिस इज डे 1, देन दिस इज डे 5, दिस इज मिडल ऑफ द साइकिल डे 14, दिस इज डे 14, देन बेटा दिस इज एंड ऑफ द साइकिल डे 28। मैं सब कुछ डायग्राम से ही समझा दूंगी बेटा। अगर आप ये डायग्राम मेरे साथ अच्छे समझ लेंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक भी डाउट नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्प्स क्यों होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या होता है, बेटा ये नीट में नहीं आता। ठीक है, ये नीट में नहीं आता, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से इस साइकिल को समझ लो। इसके बाद तो चैप्टर आसान ही आसान है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, इट्स इजी। अभी इसको अच्छे समझ लो। ठीक है, डे 1, डे 5, डे 14 एंड डे 28। अच्छा बेटा मान लो ये जो साइकिल है ये जनवरी का है। किसका है? जनवरी का मैंने बनाया। जनवरी से पहले दिसंबर आया। दिसंबर में यूट्रस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिसंबर में स्पर्म नहीं आए। इमेजिन करो दिसंबर में कोई स्पर्म नहीं आए, दिसंबर में यूट्रस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यार यूट्रस रोएगा,
एंडोमेट्रियम कहेगा मुझे टूटना पड़ेगा, टूटेगा, ब्लड और म्यूकस सारा बाहर आएगा। तो दिसंबर का जो दर्द है, दिसंबर का बेटा जी जो दर्द है वो जनवरी के पहले 5 दिनों में टूट कर बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट 5 डेज ऑफ द जनवरी, क्योंकि जनवरी का बना रहे हैं, यहां पर पिछले महीने की बनी हुई एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटती है। इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। पिछले महीने का दर्द बेटा अगले महीने में निकलता है, ठीक है। तो पहले 5 दिन लगेगा और कुछ ब्लड म्यूकस बाहर आएगा, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है पिछले महीने की वो टूट कर बाहर आ जाएगी। इसी को पहले 5 दिन को हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। अब जनवरी है, नया साल है, नया महीना है, तो यूट्रस फिर से उम्मीद लगा रहा है यार शायद इस महीने आए। यूट्रस ने फिर से उम्मीद लगाई और एंडोमेट्रियम डिवाइड होनी शुरू हुई, हो रही है। इस तरीके से बेटा 5 से 14 दिन तक एंडोमेट्रियम को फिर उम्मीद होती है कि यार जनवरी में तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, स्पर्म आएगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो यार ये प्रोलिफरेट कर लेता है, तैयारी कर लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? प्रोलिफरेशन फेज। उम्मीद है, उम्मीद में दुनिया कायम है, तो उम्मीद में एंडोमेट्रियम भी कायम है, ठीक है। पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी बेटा, पिकाचू जो चीज नहीं बताई डिजनरेट हो रही है, उसका कुछ नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं करे तो मर जाएगा ना, सेल है मर जाएगा। जहां पहुंच चुकी हूं वहां तक तो कर लो, पीछे अटके हुए अभी, पीछे अटके हुए, ठीक है। यस, तो जनवरी महीने का सब माल मसाला बाहर आया, अगले महीने दिसंबर का बेटा रो के बाहर आया। देन बेटा नेक्स्ट मंथ इन्होंने फिर से कोशिश की कि यार कोई बात नहीं, इस मंथ शायद स्पर्म आएंगे, तो ये प्रोलिफरेट कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है, करता जा रहा है। अगले महीने बेटा कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलेंगे जो इसको और मोटा ताजा करेंगे। यस, इसमें और सिक्रीशंस आ जाएंगी, इसमें और ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन डालेंगे। तो 14 से 28 तक ये जम के मोटा ताजा होकर बैठा रहेगा। इस फेज को हम लोग बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। क्या बोलते हैं बेटा जी? सिक्रीटरी फेज। तो तुम नाम समझ गए कि यूट्रस में क्या क्या हो रहा है, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर क्या क्या हो रहा है। यूट्रस के अंदर पहले 5 दिन पिछले महीने का रोना निकला कि स्पर्म नहीं आए थे, तो यार एंडोमेट्रियम टूटी, इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। फिर इन्होंने इस महीने की ताजा एंडोमेट्रियम बनानी शुरू कर दी। 5 से 14 तक इन्होंने खूब मेहनत की, सेल डिवाइड करे, प्रोलिफरेशन फेज। फिर बेटा 14 से लेकर 28 तक यहां पर एंडोमेट्रियम थिक हो चुकी है, ग्लैंडुलर हो चुकी है, बहुत सिक्रीशंस आ चुकी है, ये है सिक्रीटरी फेज। ये हो रहा है बेटा यूट्रस के अंदर, बट साइमल्टेनियसली ओवरी भी तो तैयार कर रही है। सिर्फ माल मसाला यूट्रस में नहीं हो रहा है, ओवरी में भी साइमल्टेनियसली बेटा जी काम चल रहा है, क्योंकि ओवरी में से तो सेकेंडरी oocyte निकलना है, ठीक है। ओवरी में क्या हो रहा है ध्यान देना। ओवरी के अंदर बेटा स्टार्टिंग में हमारे पास था प्राइमरी oocyte, ठीक है। यहां पर कौन सा फॉलिकल है? प्राइमरी फॉलिकल। दिस इज बेटा जी प्राइमरी फॉलिकल। स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल में प्राइमरी फॉलिकल है, मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बेटा, क्या बन जा रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल बन जा रहा है। और मैच्योर हो रहा है बेटा, बड़ा होकर क्या बन जा रहा है? टर्शरी फॉलिकल बन जा रहा है। और बड़ा होकर क्या बन जा रहा है? ग्राफियन। जैसे ही बेटा 14वां दिन आएगा, ध्यान देना, 14वां दिन आएगा उससे जस्ट पहले ग्राफियन टूट जाएगा। क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल बेटा टूट गए और इनके अंदर जो ये सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। इस फेज को जो 14th डे के पास आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि बेटा अब आपकी ओव्यूलेशन हो गई। बेटा मैं हार्मोन्स 2 मिनट में बताऊंगी, पहले ये कर लो, पहले समझ लो कि हो क्या रहा है, फिर हार्मोन्स हम करेंगे, सब चीजें करेंगे। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी से ग्राफियन, और 14th डे के आसपास ग्राफियन टूटा और ओव्यूलेशन हुई। जब बेटा ये टूटा, ये तो आगे ऑस्ट्रिया ने पकड़ लिया, है ना, ऑस्ट्रिया ने पकड़ लिया और आपकी फैलोपियन ट्यूब में आ गया, ये पीछे रह गया बेचारा, ये ग्रैनुलोसा सेल्स वगैरह रह गए। ये जो ग्रैनुलोसा वाले सेल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक येलो बॉडी के अंदर, और ये जो येलो बॉडी है, इस येलो बॉडी का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि बन जाती है 14th डे के बाद, ठीक है। दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल देन कन्वर्ट इनटू अ व्हाइट बॉडी, ये मैंने आपको सिखाया था, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस अल्बिकन्स। तो प्रोसेस समझ आया कि चल क्या रहा है? अभी हार्मोन्स नहीं करने हैं, मैं पहले प्रोसेस समझा रही हूं, फिर मैं हार्मोन समझाऊंगी, साथ साथ मेरे चलते जाइए, एक एक चीज आपको समझ आएगी। तो ओवरी में फर्स्ट 14 डेज फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फॉलिकल्स प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी टू ग्राफियन, ठीक है। 14th डे पर आकर ग्राफियन टूटा, ओव्यूलेशन हो गई। ओव्यूलेशन हुई तो ओवा चला गई, सेकेंडरी oocyte अपनी जर्नी पे चले गए ऊपर, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। पीछे बचा ये सब, ओवरी में पीछे बेटा ये सब बच गया, ये कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा अल्बिकन्स में। तो यार इनका नाम लिख लो, पहले 14 दिन ओवरी में फॉलिकल बन रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉलिकुलर फेज भी तो लिख सकते हैं इसको। यस, this phase is called as follicular phase, follicular phase, ठीक है जी, इसको बोलते हैं follicular phase। ओके जी, फॉलिकल्स बन रहे हैं। 14 दिन के बाद देखो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो L फॉर ल्यूटियम, L फॉर ल्यूटियल फेज, इसका नाम क्या हो जाएगा? ल्यूटियल फेज। तो बेटा एक सवाल तो तुम्हें फेजेस के नाम पे आ जाएगा, फेजेस के नाम पे आ जाएगा कि प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम क्या है, ये किसके अंदर आता है? तुम बोलोगे फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव इसको यूट्रस के हिसाब से नाम दिया, फॉलिकुलर इसको ओवरी के हिसाब से नाम दिया, ल्यूटियल इसको ओवरी के हिसाब से नाम दिया, और सिक्रीटरी इसको यूट्रस के हिसाब से नाम दिया। तो पहले नाम की अंडरस्टैंडिंग बताओ, नाम की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई? यस और नो? यस बेटा, मुझे बताएंगे क्या आपको नाम की अंडरस्टैंडिंग हुई? ल्यूटियल फेज का नाम ल्यूटियल इसीलिए क्योंकि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। अब बेटा बात करते हैं हार्मोन्स की। अब मैं इस सारे डायग्राम को उठा के अगले पेज पे भी फिट कर रही हूं, बहुत ही आसान लगेगा। यस बेटा, इसको हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा करके मैंने रख दिया। अब हार्मोन समझते हैं बेटा। यस, लेट अस अंडरस्टैंड द हार्मोन्स। अगेन डे 1, ये डे 14, ये डे 28, ठीक है जी। 2 हार्मोन्स आते हैं बेटा ओवरी से,
और 2 हार्मोन्स आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है जी। ओवरी से कौन से हार्मोन आएंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन आएगा? एलएच एंड एफएसएच। अच्छा जी, सबसे पहले तुम खुद दिमाग लगाओ यार, फॉलिकल्स बनवाने हैं अपने को। क्या करने हैं? फॉलिकल्स बनवाने हैं। बहुत फोकस से ध्यान देना। फॉलिकल्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। क्या चाहिए होगा बेटा फॉलिकल बनाने के लिए? मुझे चाहिए होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी, देखो मैं शुरुआत कहां से कर रही हूं, मैं एफएसएच से कर रही हूं, कि एंटीरियर पिट्यूटरी धीरे धीरे बेटा क्या रिलीज करे? एफएसएच रिलीज करे। ये क्या है? एफएसएच। अगर एफएसएच आएगा तभी तो फॉलिकल बनेंगे, फॉलिकल बनेंगे, ठीक है जी। तो एफएसएच आया, फॉलिकल्स बने। फॉलिकल्स बेटा आगे, यहां ध्यान देना, फॉलिकल्स आगे बेटा एक हार्मोन रिलीज कर सकते हैं एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी एस्ट्रोजन। ओवरी के अंदर फॉलिकल के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है, फॉलिकल मैच्योर होते जा रहे हैं, फॉलिकल मैच्योर होते जा रहे हैं, तो भैया वो हार्मोन रिलीज करेंगे। और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन। तो पहले जब फॉलिकल नहीं थे तो एस्ट्रोजन नहीं था। अब बेटा जैसे ही फॉलिकल आए तो एस्ट्रोजन आ रहा है, ये रहा एस्ट्रोजन आया, ठीक है। ये किसका पीक बन रहा है? एस्ट्रोजन का, ठीक है। फॉलिकल बनते जा रहे हैं, एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, फिर फॉलिकल टूट गया, फिर फॉलिकल टूट गया, तो एस्ट्रोजन भी बेटा यहां पर नीचे गिर गए, एस्ट्रोजन भी बेटा यहां पर नीचे गिर गए। समझ रहे हो? ये मैंने किसकी पीक बनाई? एस्ट्रोजन की पीक बनाई। समझो, पहले एफएसएच, एफएसएच के आने पर फॉलिकल बने, फॉलिकल बन रहे हैं तो वो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं। ये जो एस्ट्रोजन है ना बेटा, ये एस्ट्रोजन ऊपर जाकर पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको? एलएच को। एस्ट्रोजन कहता है कि भैया एलएच तुम आओ, एलएच तुम आओ। एलएच कहां पर है? एलएच भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आएंगे, तो यार यहां पर एलएच भी बढ़ रहे हैं। एलएच को किसने पॉजिटिव फीडबैक दिया? एस्ट्रोजन ने, ठीक है। एस्ट्रोजन ने कहा भैया एलएच को भेजो। एलएच आया आया आया, 14 दिन से 1 दिन पहले एलएच अपनी बिल्कुल पीक पे चला गया। इस पीक को बोलते हैं हम एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज की वजह से 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगी। एलएच क्यों पीक पे गया? क्योंकि एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। क्यों दिया ये नहीं पता, बस चाहता था वो ऐसा, इसीलिए उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया और एलएच बेटा अपनी पीक पे गया और उसकी वजह से हुई ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन के बाद बेटा ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, ग्राफियन फॉलिकल टूटा और आपके पास क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी बेटा 2 हार्मोन रिलीज कर सकता है, वो एस्ट्रोजन भी रिलीज कर सकता है और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज कर सकता है। कॉर्पस ल्यूटियम कर सकता है। तो यार नीचे की साइड पर अगर तुम देखोगे तो यार कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन भी रिलीज किया, ये लो पीक बना दी एस्ट्रोजन की। और एक ऐसा हार्मोन जो अब तक कभी सीन में नहीं था, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन बेटा भी रिलीज किया। किसने? कॉर्पस ल्यूटियम ने। किसने? कॉर्पस ल्यूटियम ने। ये देखो ये प्रोजेस्टेरोन है, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है जी। यस, कॉर्पस ल्यूटियम से आया। फॉलिकल सिर्फ एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों सिक्रीट किया, इसलिए दोनों की पीक बनाई मैंने यहां पर। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये वाला, इस एस्ट्रोजन ने एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया। तुम देखो एस्ट्रोजन कितना दोगला इंसान है। एस्ट्रोजन ने पहले एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दिया, अब वाला एस्ट्रोजन बेटा एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और एलएच को कह रहा है कि भैया तुम नीचे आओ। एफएसएच तो वैसे नीचे आ रहे थे, एलएच को भी कह रहे हैं कि भैया तुम नीचे आओ, तुम्हारा दिन खत्म हो गया। जैसे जैसे एलएच नीचे आएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा ही एलएच की वजह से थे, और अगर बेटा एलएच नीचे आया तो ल्यूटियम भी धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तभी तो देखो यार ल्यूटियम कन्वर्ट होकर एल्बिकन्स क्यों बना होगा? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए एलएच ही नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए एलएच ही नहीं है। तो मैं इस चीज को लिख रही हूं, एक बार ध्यान देना। हाइपोथैलेमस से क्या आया होगा? हाइपोथैलेमस से तुम्हें पता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। इसने किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच और एलएच बनाया, इस एफएसएच ने फॉलिकल्स बनाए, इन फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, इस एस्ट्रोजन ने जाकर एलएच को कौन सा फीडबैक दिया? पॉजिटिव, तभी तो बढ़ा एलएच, ठीक है। और एलएच सर्ज आया, ठीक है जी, तब एलएच सर्ज आया। ये एलएच किसको मेंटेन करके बैठा है? कॉर्पस ल्यूटियम को। ल्यूटियम, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटियम क्या सिक्रीट करते हैं? प्रोजेस्टेरोन भी करते हैं और एस्ट्रोजन भी करते हैं। इस एस्ट्रोजन ने जाकर एलएच को कौन सा फीडबैक दिया? नेगेटिव। तो यार एस्ट्रोजन दोगला है, क्योंकि वो 14 डे से पहले जाकर पॉजिटिव फीडबैक देता है और 14 डे के बाद जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है। वैसा वो क्यों कर रहा है किसी को नहीं पता, बट वो कर रहा है। दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल। यार तुमको याद होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं यहां से, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यार डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है इन केस ऑफ ल्यूटियल फेज? ल्यूटियल फेज में डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है? तो तुम देखोगे कि ल्यूटियल फेज तो 14 से 28 वाला होता है। ल्यूटियल फेज में यार एलएच भी कम हो रहा है, एफएसएच भी कम हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट वाला कौन सा है? डोमिनेंट वाला यार प्रोजेस्टेरोन है। ऐसा हार्मोन कौन सा है जिसकी पीक 2 बारी बनती है? जिसकी पीक बेटा 2 बारी बनती है। तो तुम बोलोगे ऐसा हार्मोन कौन सा है जो 2 बारी पीक बना रहा है? एलएच भी 1 बारी बना रहा है, एफएसएच भी 1 बारी बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी 1 बारी बना रहा है। ऐसा हार्मोन कौन सा है जो 2 बारी पीक पे जा रहा है? वो एस्ट्रोजन है। वो कौन सा है? एस्ट्रोजन है, ठीक है जी। तो इस टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, ये जो ल्यूटियल फेज है ना, ये 14 से 28 वाला फेज, कुछ हो जाए, कोई फीमेल हो बेटा, ये ल्यूटियल फेज हमेशा और हमेशा फिक्स्ड रहेगा। वो कितने दिन का रहेगा? 14 दिन का। यानी कि पीरियड आने से हर फीमेल के 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन हुई होगी। तो याद रखना है बेटा जी, जो फिक्स्ड फेज कौन सा है? फिक्स्ड फेज बेटा जी कौन सा है? तो याद रखेंगे फिक्स्ड फेज जो है वो ल्यूटियल फेज है, और ये फेज हमेशा कितने दिन का रहता है? 14 दिन का रहता है। यानी कि ये वाला जो टाइम है ये हर फीमेल में 28 डेज का है। 1 to 5 डेज बेटा हर फीमेल में 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यानी कि ये जो फेज है ये कौन सा है? वेरिएबल फेज है।
वेरिएबल फेज है, ठीक है जी। ये जो आपका ओव्यूलेट प्रोलिफरेटिव फेज है ये वेरिएबल है, ये हर फीमेल में अलग होता है। अब मान लो बेटा किसी फीमेल का साइकिल 30 दिन का है ना, यानी कि 30 दिन के बाद उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो उसकी ओव्यूलेशन कब हुई होगी, इसका ओव्यूलेशन बेटा कब हुआ होगा, तो ओव्यूलेशन के लिए फॉर्मूला है n-14, n माइनस टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस 14, क्योंकि यार इससे जस्ट 14 दिन पहले ही तो ओव्यूलेशन हुई होगी, क्योंकि ल्यूटियल फेज फिक्स्ड है ना, तो 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16th डे, ठीक है। वैसे तुमको आ सकता है अगर एक फीमेल का साइकिल 32 दिन का है तो उसको ओव्यूलेशन बताओ, तो तुम बोलोगे 32 माइनस 14, एक फीमेल का साइकिल 40 दिन का है तो उसको ओव्यूलेशन बताओ, तो तुम बोलोगे 40 माइनस 14, माइनस 14 कर देना, डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा, सो इट इज n माइनस 14, ओके जी। क्योंकि ल्यूटियल फेज एक ऐसा फेज है जो हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। बेटा मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे महक, महक वैसे तो आपको साथ साथ बनाने हैं नोट्स, बट फिर भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सीख पाऊजा बायोलॉजी के नाम से, मेरे नाम से, ओके। 1 लाख से अधिक बच्चे हैं उसमें, क्लास शुरू से लगाया करो, नहीं तो सब मिस हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा बेटा अब ये फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब चलता है, इधर से दिखा दो मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेटा पढ़ दो मेंस्ट्रुअल साइकिल, बताओ पढ़ दो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ दिखा देख लो फटाफट से। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, सिर्फ प्राइमेट्स में होगा, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क and the menstrual is repeated at an interval of 28 से 29 दिन, जरूरी नहीं है हर फीमेल में अलग होता है। and the cycle starts from one menstruation till the next one and it is called as menstrual cycle, एक से नेक्स्ट तक का साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होगा, एक ओवम, ओवम नहीं बोलना चाहिए वैसे, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte है, स्पर्म तो आए नहीं, तो मेयोटिक सेकंड डिवीजन तो खत्म नहीं हुई है। सेकेंडरी oocyte इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिडल इसीलिए बोला है क्योंकि 14 दिन का गैप है। द मेजर इवेंट्स आर शोन, द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज, देखो फर्स्ट फेज की बात हो रही है, व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट 3 से 5 दिन तक, तभी हमने 5 दिन का बनाया। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम रो रही है ना कि भैया अब टूटना पड़ रहा है, स्पर्म नहीं आए, and the blood vessels from which the liquid that comes out through the vagina, vagina के through blood, mucus और endometrial lining बाहर आती है। menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized, बेटा अगर स्पर्म आ गए होते तो क्या menstruation करते, नहीं करते ना, यानी कि अगर बेटा स्पर्म आ जाते, अगर स्पर्म आ जाते तो चांसेस थे कि फर्टिलाइजेशन हो जाती, फर्टिलाइजेशन हो जाती, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो क्या एंडोमेट्रियम रोती, टूटती, नहीं टूटती, तो यानी कि इस केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और जब होती है बेटा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है एमेनोरिया। इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, एमेनोरिया। एमेनोरिया का प्राइमरी कॉज क्या है, द प्राइमरी रीजन इज प्रेगनेंसी, प्राइमरी रीजन इज प्रेगनेंसी। अगर बेटा स्पर्म आ गए तो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते। और क्या रीजन हो सकते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं बेटा, अनदर रीजन कुड बी लैक्टेशन, पहले 6 महीने जब फीमेल बच्चे को मिल्क पिलाती है, नर्सिंग करती है, तब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, तो यार ये कुछ रीजंस है। अब कई बार फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं है, कई बार फीमेल लैक्टेशन भी नहीं कर रही, फिर भी यार उसमें एमेनोरिया हो जाता है। शायद आपकी एज में कई बार ऐसा हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, आपने सुना होगा कई बार, the female is not pregnant and if not pregnant obviously lactation तो नहीं हो सकती है। sometimes बेटा amenorrhea can also occur due to stress, hormonal imbalance, stress and hormonal imbalance, ये भी बेटा कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एमेनोरिया होता है, ठीक है जी, यस एमेनोरिया होता है, ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से। और ये बेटा एक अनमैरिड फीमेल में भी हो सकता है जिसने आज तक सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया है, उसमें भी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कुछ समय के लिए, तो उनको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा डाइट लेना चाहिए, दिस विल कम बैक टू नॉर्मल, ठीक है जी, यस हाँ जी। तो ये बात होगी आपके एमेनोरिया की। हाँ जी बेटा देख लो बाकी का, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी हमें पता है, हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ, है ना, तो जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी है तो एमेनोरिया है, पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। दिस इज फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आ रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन बनाते हैं और इसी समय प्रोलिफरेटिव फेज भी चल रहा होता है। दीस चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय 4 हार्मोन, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, जो उसमें पिट्यूटरी हार्मोन है वो है LH और FSH, ठीक है जी, बोथ LH एंड FSH अटैक पीक एट द मिडल ऑफ द साइकिल, 14वें दिन बेटा इनका सर्ज आता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, इट इज कॉल्ड एज LH सर्ज, और इसी वजह से बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद बेटा ग्राफियन फॉलिकल का बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, बात हो गई, एंड द ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बेटा साथ में एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, मैंने तुम्हें बता दी बट थोड़ा सा सीक्रेट करता है। इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही एंडोमेट्रियम जिंदा रहती है, प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी हार्मोन। Such endometrium is necessary for implantation and other events of pregnancy. So during pregnancy बेटा सारा menstrual cycle रुक जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा, and in the absence of fertilization corpus luteum, अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा प्रेगनेंसी में जिंदा रखना है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में चाहिए, ठीक है, अभी नहीं चाहिए। यस, दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनोपॉज।